बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स पार्ट 2 में हम पब्लिक फ़ाइनेंस चैप्टर के MCQs हमने लास्ट लेक्चर में किए थे और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप जो लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उन्हें एक ख़ास एहतियात से, बड़ी संजीदगी, लगन और शौक़ से आप उसको साथ साथ ही सुन रहे होंगे और उसे तैयार कर रहे होंगे। तो इस वक्त का आपने बेटे बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जो लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है उसको आपने सुनना है, फिर आपके पास जो भी सोर्स है, बुक है, नोट्स हैं, उससे आपने पढ़ना है। फिर आपने ये देखना है कि उसमें से आपसे जो है वो जो आपका पास पेपर का एंगल, उससे आपने उससे ज़रूर उसकी असेसमेंट करनी है कि ये MCQ जो शॉर्ट जो है ये किस साल पूछा गया है और किस सेंस में पूछा गया है और इसका आंसर क्या बनता है। और इन तमाम इस तज्ज़िये के बाद, कोशिश के बाद अगर आपको कहीं पर कोई मुश्किल पेश आती है तो उसके लिए अदारे ने आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म, एक नेटवर्क बनाया हुआ है कि आप लेक्चर सुनें। उसके बाद अगर आपके जो मसाइल हैं, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, वो आप हमसे रब्ता करें, कमेंट बॉक्स में आप उन्हें दर्ज करें और फिर इंशाअल्लाह पूरी एक मेहनत और तवज्जो के साथ आप उसके वज़ाहती जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो आगाज़ करते हैं बेटे। हमने MCQs का हमारा ये इसका सेशन चल रहा था और इसमें हम जो हमारे पेंडिंग MCQs हैं उसकी बात करेंगे। इकनॉमिक्स पार्ट 2 और इसमें हम MCQ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो अब हमने जो MCQs इसमें डिस्कस करना है बेटे वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इज़। MCQs है आपका कि डिटर्मिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस इज़। और इसका उर्दू में जो इस बनता है कि निजी मालियात का दौरानिया, यारसा भी आप इसे लिख सकते हैं, दौरानिया होता है। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि निजी मालियात को हम ज़ाती मालियात, ज़ाती बजट, निजी बजट, आम आदमी का बजट भी इसे कहते हैं और इसके बारे में हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि उसका दौरानिया क्या होता है। तो पहले हम इसके ऑप्शन लिखेंगे और ऑप्शन लिखने के बाद जो है फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। ए ऑप्शन है बेटे, B, C और D। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहले हम नोट्स के मुताबिक बात करते हैं कि नोट्स में जो लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इज़ 1 ईयर, टू ईयर्स, 1 मंथ, और नो डिफाइंड पीरियड। ये 4 ऑप्शन हैं जी हमारे पास। तो इसमें पहले जो है
हम ये देखेंगे कि इसका तर्जुमा क्या बनता है। निजी मालियात का अरसा होता है 1 ईयर मीन 1 साल का, 1 साल, यहाँ पे 2 साल का अरसा, 1 माह, और यहाँ पे है कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं है, कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं। पहले हम बेटे इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमसे सवाल पूछा गया है, उसके बाद हम उसके जवाब पे गौर करेंगे। तो सबसे पहले सवाल है बेटा, हमसे ये पूछा गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड यानी अरसे वक्त ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, आम आदमी का निजी मालियात। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब होता है प्राइवेट बजट, आम आदमी का। और बजट की डेफिनेशन हम क्या करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। अगर हम आम आदमी की बात करते हैं तो हम इनकम और कंजम्पशन की बात करते हैं, जिसको प्राइवेट फाइनेंस भी कहा जाता है। जब हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, पब्लिक की बात करेंगे, तो फिर उसमें हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं। तो सवाल हमसे जहाँ पूछा जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब होता है आम आदमी का बजट। आम आदमी, किसी भी मुल्क में बेसिकली 2 क्लासेस के फाइनेंस होते हैं, बजट एक गवर्नमेंट का होता है और एक प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो प्राइवेट फाइनेंस की बात हो रही है कि आम आदमी का जो बजट होता है उसका अरसा कितना होता है। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी जो है ये कितने अरसे के बाद अपनी आमदनी और अपने अखराजात का हिसाब करता है। तो बेटे इसके लिए आपको ने ये बात ध्यान में रखनी है कि आम आदमी यानी कि एक मुल्क में करोड़ों लोग रह रहे होते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का बजट होता है, हर शख्स का अलग अलग से बजट होता है। तो अब ये कह देना कि उनके लिए कोई कॉमन पैरामीटर होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एज, पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें वो बजट बनाते हों, मतलब है ऐसा नहीं है। ये देखा जाए तो कोई शख्स जो है वो रोज़ाना यानी डेली बजट बना रहा होता है। जो कमाता है फिर उसको खर्च करता है, देखता है मैंने कमाया कितना है, मैंने खर्च कितना किया है, तो डेली उसकी ना असेसमेंट करता है, एस्टिमेट करता है उसको। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हफ्ता बाद करते हैं, अगर उन्हें आमदनी हफ्ते बाद मिलती है तो वो फिर एक हफ्ते बाद इसको एस्टिमेट करते हैं। कुछ लोग जो है वो मंथली करते हैं, कुछ लोग जो है वो सालों बाद करते हैं और कुछ करते ही नहीं हैं। लिहाजा अब ये कहना इस आंसर को यानी इसका कोई एक आंसर मान लेना कि आम आदमी के बजट का कोई मखसूस वक्त होता है, ये नामुमकिन है, मुश्किल बात है। लिहाजा अगर हम इसमें देखते हैं कि आम आदमी का बजट जो है वो 1 साल बाद बनता है, 2 साल बाद बनता है, 1 माह बाद बनता है, जो कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं। अगर बेटे हम इस तनाजुर में देखें, जो हमारे पास मालूमात हैं, जो हमारे तजुर्बात हैं, जो एक ऑब्ज़र्वेशन है, तो फिर तो उसमें हमारा ये ऑप्शन बनता है कि देयर इज़ नो डिफाइन पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, यानी निजी मालियात जो हैं, आम आदमी का बजट जो है, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इससे जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम पूरी कौम को या पूरे मुल्क की आवाम को अगर हम एक मतलब प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहें, तो फिर उसमें एक बात जो सबसे ज़्यादा हमें उसमें लगती है वो ये है कि मोस्टली लोग जो हैं अपना बजट 1 महीने के बाद बनाते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए और उसमें आपके ऑप्शन में अगर नो डिफाइन पीरियड मौजूद है तो ये आपका जवाब होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो ये होगा कि इसकी कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं है, क्योंकि राइट वन ऑप्शन दी बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपका यही सवाल है जो आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है,
और उसके ऑप्शन ये नहीं हैं जो यहाँ मौजूद हैं, बल्कि उसके ऑप्शन कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि जिस तरह से ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इज़, यहाँ पर अगर आपसे ऑप्शन आ जाता है जी कि 1 डे के 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर। तो इसमें चूँकि हमारे पास नो डिफाइन पीरियड की ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इसका अब जो है वो राइट ऑप्शन आपका ये बनेगा। क्या याद रखना है जी आपने कि वैसे जो इसका दुरुस्त जवाब है वो ये है कि निजी मालियात का अरसा मुकर्रर नहीं होता, यानी कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं है, कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है कि हर आदमी ने जो है वो डेली बजट बनाना है, वे हफ्ते बाद बनाना है, 1 महीने बाद बनाना है या 1 साल बाद बनाना है। तो अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन मौजूद हैं कि उसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन नो डिफाइन पीरियड का भी मौजूद है, तो फिर आपने नो डिफाइन पीरियड वाले ऑप्शन को आपने जो है वो राइट वन डिक्लेयर करना है। इन केस अगर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हैं, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर, तो फिर इसमें आपका दुरुस्त जवाब वो है वो 1 मंथ बनता है। ठीक है, या इसमें जो है बाद औक़ात आपका यूँ भी हो सकता है कि मोस्टली प्राइवेट बजट इज़ प्रीपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, तो उसमें आप मंथली लिख देंगे। तो मकसद बात करने का ये है कि आप ने सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइवेट फाइनेंस का कोई डिफाइन पीरियड नहीं होता, उसके बाद जो आपके पास राइट वन ऑप्शन है वो मंथली है। अब आपसे सवाल पूछते हुए कोई भी सूरत आपसे हो सकती है, नए प्राइवेट बजट इज़ प्रीपेयर्ड, या ड्यूरेशन ऑफ प्राइवेट बजट, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, कोई भी सेंस में आपसे सवाल पूछा जाए, आपने ये कंफर्म होना चाहिए आपको कि जो आप इसका जवाब दे रहे हैं वो क्या बनता है। जब आपको ये इल्म होता है कि भी बजट हो, फाइनेंस हो, प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट बजट, इसका डिटर्मिनेशन पीरियड, इसकी एज, ड्यूरेशन, कोई भी आपसे पूछा जाए, तो चूँकि ये सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, कंसेप्ट चेंज नहीं होता। कंसेप्ट वही है कि प्राइवेट फाइनेंस जो है इसका दौरानिया, अरसा, ड्यूरेशन वैसे नो डिफाइन पीरियड है। अगर नो डिफाइन पीरियड का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर उसके बाद आपका ऑप्शन बनता है 1 मंथ। ये आपने इसको सॉल्व करते हुए आपने इसको ख़ुसूसी इसकी एहतियात करनी है। उसके बाद अगला जो हमारा है जी बेटा MCQ वो है, और ये 2016 के पेपर में ये आपसे पूछा भी जा चुका है, ये वाला MCQ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपसे जो पूछा गया है कि ड्यू टू विच टैक्स इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। ड्यू टू विच टैक्स इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो उर्दू में है कि कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स है जिससे अफराते ज़र बढ़ता है। बेटे ये आपसे सवाल पूछा गया कि वो कौन सा टैक्स है कि जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। पहले हम इसके ऑप्शन लिखते हैं और उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे कि इसमें दुरुस्त जवाब कौन सा हो सकता है। पहला है जी
अब हम यहाँ पे टैक्सों की बात करेंगे। ये जो है 2016 के पेपर में जहाँ पे MCQs पूछा जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट टैक्स, दूसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट टैक्स, और तीसरा ऑप्शन है बेटा इसमें प्रोपोर्शनल टैक्स। के बाद है प्रोग्रेसिव टैक्स। जी आपका सवाल है जो आपसे पूछा गया है, साथ में उर्दू में आपको मैं लिखता। पहला है बराह रास्त टैक्स, दूसरा है बिल वास्ता टैक्स, उसके बाद है मुतज़ायद टैक्स, और ये है मुतनासिब टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, और उसके बाद है मुतज़ायद टैक्स। सवाल बेटे ये है कि पहले हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, यानी जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है ये बात किसकी हो रही है। ये इन्फ्लेशन कहते हैं हाई प्राइसेस को, जिसमें महंगाई हो जाती है। अब हाई प्राइसेस वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी टैक्स हैं, तमाम टैक्स जब भी लगता है हाई प्राइसेस हो जाती है, यानी महंगाई हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वैसे ये जो इन्फ्लेशन है इसको हम उर्दू में कहते हैं अफरात ज़र, इसको हाई प्राइसेस कहा जाता है। कीमतों का बढ़ना, कंटिन्यूस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अब हमने ये बताना है कि जो 4 टैक्सेस आपको बताए गए हैं, इनमें से कौन सा टैक्स है जिसकी वजह से अफरात ज़र हो जाता है, यानी महंगाई हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। तो पहला जो आपको इल्म होना चाहिए जिस बात का, वो ये है कि कोई भी टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, सेल टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, तो ये तमाम जो है ये महंगाई का सबब बनते हैं। यानी टैक्स बर्डन जब भी बढ़ता है तो उससे जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगाई हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन हमने इसमें से किसी एक का इंतखाब करना है। सबसे पहला जो है वो ये है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स बेटा वो होता है जो आपको थ्योरी में भी पढ़ाया था कि जो जिस शख्स पे लगाया जाता है, यानी जो इंसिडेंट और पेमेंट जो है वो सेम पर्सन करता है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट फर्म पे लगाती है, प्रोडक्शन यूनिट पे लगाती है, शॉपकीपर पे या प्रोडक्शन वाले पे लगाती है, और वो प्राइस में शामिल करके जो है वो कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है और फाइनली कंज्यूमर ही उसे पे करता है। और प्रोपोर्शनल टैक्स वो होता है जिसका रेट सबके लिए एक होता है, एक ही रेट से सबको चार्ज किया जाता है। और प्रोग्रेसिव टैक्स जो है ये वो टैक्स है जो इनकम के साथ पॉजिटिवली रिलेट करता है, यानी इनकम लेवल साइज़ के साथ, इनकम साइज़ बढ़ता जाएगा तो प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता जाएगा, इनकम साइज़ कम होता जाएगा तो प्रोग्रेसिव टैक्स कम होता जाएगा। पहले तो हमने ये पढ़ा है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टैक्स है जिससे महंगाई हो जाती है, अफरात ज़र हो जाता है। तो अब हम फिर पढ़ने के बाद हमने 4 ऑप्शन पढ़े हैं कि ये वो टैक्स है जिसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये वो टैक्स है जिसका बर्डन ट्रांसफ़र होता है, ये वो टैक्स है जिसका जो सेम रेट से चार्ज किया जाता है, और ये वो टैक्स है जिसका ताल्लुक़ इनकम साइज़ से होता है। इनकम साइज़ बढ़ता जाएगा तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी बढ़ता जाएगा। इन तमाम ऑप्शन में अगर बेटे देखा जाए
तो ये जो हमारा है ना इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली ये टैक्स होता है जीएसटी यानी सेल टैक्स होता है। और सेल टैक्स का मतलब होता है ये उन चीज़ों पे लगाया जाता है जिससे हम ख़रीद रहे होते हैं। तो इन जब हम वो चीज़ें ख़रीदते हैं उन पे जब टैक्स लगेगा तो वो चीज़ जो पहले हमें कम कीमत मिल रही अब ज़्यादा में मिलना शुरू हो जाएगी। मसलन हम एक चीज़ 10 रुपये की लेते हैं, उस पर 1 रुपया टैक्स है तो हम 11 रुपये पे कर रहे हैं। और अगर उस पर टैक्स 1 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो जाए, इसका मतलब है वो चीज़ 13 रुपये की हो गई है। तो अब उसकी चीज़ की कीमत कंज्यूमर के लिए ज़्यादा हो गई है, हाई प्राइसेस हो गई हैं, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का। अब ये तो हमने ये देख लिया कि उसे हमने नाम दे दिया इन्फ्लेशन को। और इन्फ्लेशन इनमें से अगर देखा जाए तो हमें जो है ये वाला ऑप्शन हमें ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नज़र आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो कमोडिटीज़ पे लगाया जाता है और फिर जो है उसे कंज्यूमर जब ख़रीदता है तो उस पर उसे अदा करना होता है। जूं जूं इनडायरेक्ट टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा उसी तनासब से उसकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी। लिहाजा इनमें से जो जवाब बनता है वो आपका ये बनता है कि इनमें से जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इसके बाद हमारे पास अगर हम इसी MCQs के अगर ऑप्शन को देखें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज द फैक्टर ऑफ। क्या जी, हमने क्या पढ़ा है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है यानी GST बढ़ती है तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। हम इसी का एक ऑप्शन और देख रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सवाल हमारा इस तरीके से हो जाए कि इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी यूँ इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ता है तो ये किस चीज़ की वजह हो सकता है, यानी कि ये किस चीज़ का फैक्टर है। तो ऑप्शन पे हम अब गौर करते हैं कि ऑप्शन में जो है हम लिखते हैं ABCD, यानी इससे क्या हो जाता है। क्या पहला ऑप्शन हम लिखते हैं कि इससे ये फैक्टर है डिफ्लेशन का। क्या जी, ये फैक्टर है डेफिसिट होने का, ये फैक्टर है इन्फ्लेशन का। क्या जी, और ये फैक्टर है प्रोटेक्शन का या प्राइस स्टेबिलिटी का, आप कोई भी उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या है जी कि इंक्रीज यानी कि बराह रास्त टैक्स में इजाफ़ा, बराह रास्त बिलवास्ता टैक्स में इजाफ़ा सबब है किस चीज़ का जी, पहला ऑप्शन तफरीत ज़र का, दूसरा ऑप्शन खसारे का, और तीसरा ऑप्शन है अफरात ज़र का, और चौथा ऑप्शन है तामीन का। ठीक है, हम में से जो है इनमें से पूछा ये जा रहा है, यानी कि बेसिकली हमने जहाँ पर जो बात पढ़ी है वो ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है कौन सा टैक्स ऐसा है जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इसमें हमने बात की इनडायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जिसको हम सेल टैक्स भी कहते हैं और ये कमोडिटीज़ पे लगाया जाने वाला टैक्स होता है। अगर हम इसको एंगल से देखें तो हमने उसका एक MCQ ये बनाया है कि चूँकि इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन हो जाता है तो हमने यहाँ लिखा है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स इज़ द फैक्टर ऑफ। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा
कि ये जो है अपना बिलवास्ता टैक्स में इजाफ़ा किस चीज़ का सबब बनता है? क्या उससे डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का कम हो जाना, फॉल कर जाना? क्या फॉल डेफिसिट का मतलब होता है खसारा हो जाना? इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई प्राइसेस हो जाना, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है ये एक पॉलिसी होती है जिसमें हुकूमत अपनाती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, इंपोर्ट को बैन कर देती है। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो है ये हमारा राइट वन ऑप्शन बनता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये वजह बनती है इन्फ्लेशन की। जी, तो इसमें बेटे एक तो इस तरह ये हमारे पास MCQ था, उसमें से हमने एक ऑप्शन जहाँ पर लिया है कि अगर फ़र्क किया हमें इस सेंस में, अगर हमसे ये सवाल पूछ लिया जाता है तो हमने उसका क्या जवाब लिखना है। जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारा MCQ, द टैक्स विच इफ़ेक्ट्स द रिच। ये भी 2016 के ये पेपर में आया है। द टैक्स विच affects the rich। इसका मतलब ये है कि वो टैक्स जिसका अमीरों पर ज़्यादा असर पड़ता है, ये ऐसा टैक्स जो अमीरों पर ज़्यादा मतलब है उनको मुतासर करता है, उस पर बोझ ज़्यादा होता है। तो अपने इस ऑप्शन में हमने ये देखना है कि हमारे जो चार ऑप्शन हमारे पास हैं A, B, C, D, हम यहाँ पर इसके मुताबिक चार टैक्सेस की बात करेंगे और ये देखना है कि उनमें से कौन सा टैक्स जो है वो हमारे सवाल का जवाब बनता है। तो ये 2016 के पेपर में ये बेटे सवाल आया है। पहला इसमें MCQs है, सॉरी ऑप्शन है पहला सेल टैक्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा कस्टम ड्यूटी, और तीसरा ऑप्शन है इनकम टैक्स, और लास्ट पे ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी। ये चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि आपने उस टैक्स को बताना है जो टैक्स अमीरों को ज़्यादा मुतासर करता है। ये है पहला सेल टैक्स, ये कस्टम ड्यूटी, ये इनकम टैक्स और ये एक्साइज। अब ये कस्टम ड्यूटी का ताल्लुक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है, एक्साइज का ताल्लुक डोमेस्टिक प्रोडक्शन से है, सेल टैक्स का ताल्लुक उन गुड्स से है जो कंज्यूमर्स गुड्स कहलाती हैं, इनकम टैक्स का ताल्लुक है जो है ये आमदनी, और इनकम जो है इनकम लेवल का हाई होना ये रिच होने का प्रूफ है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस से इसको देखें तो हमारा आंसर जो बनता है इसका वो ये है कि ये वो टैक्स है इनकम टैक्स जो चूँकि अमीर आदमी जो होते हैं, द रिच पर्सन जो है उसका इनकम लेवल, इनकम साइज़ ज़्यादा होता है, हाई इनकम पर्सन होते हैं लिहाजा उनका फिर उस पर टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हमारे टैक्स की टाइप्स में हमने एक टाइप पढ़ी है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो इनकम के साथ रिलेट करता है, यानी जो इनकम साइज़ बढ़ता जाएगा ये टैक्स बढ़ता जाएगा, और इनकम साइज़ कम होता जाएगा तो कहाँ, तो इनकम को हम पैरामीटर बना रहे हैं द रिच द पुअर के लिए। तो हाई इनकम है तो रिच है, तो इसका मतलब है प्रोग्रेसिव टैक्स फिर उस पर बर्डन ज़्यादा आएगा, और अगर लो इनकम है तो वो पुअर वन, तो अब उसका मतलब ये है कि फिर उस पर टैक्स का बर्डन भी कम पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा ये बनेगा
कि ना तो सेल टैक्स हो सकता है आंसर, ना कस्टम ड्यूटी, बल्कि ना एक्साइज ड्यूटी, बल्कि हमारे पास जो इसका राइट वन ऑप्शन बन रहा है वो है इनकम टैक्स। जी, उसके बाद है बेटा कि आंसर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन इज़ नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है MCQs है कि वन इज़ नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्वेश्चन क्या है जी कि वन इज़ नॉट, इनमें से एक जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो आंसर से हमने ऑप्शन में हमने आंसर ढूंढना है कि इनमें कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट नहीं है का मतलब है कि वो डायरेक्ट है। ये भी ऑप्शन हो सकता है इसका। तो इसमें बेटा पहला जो ऑप्शन है वो है एक्साइज ड्यूटी। और हाँ, ये आपको ये भी साथ बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये MCQs भी आपका 2016 के ये पेपर से है। तो क्वेश्चन है जी, आंसर में है पहला कि एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। दूसरा ऑप्शन है सेल टैक्स, और तीसरा ऑप्शन इनकम टैक्स। चौथा है कस्टम ड्यूटी। जी, अब इसमें हमने क्वेश्चन क्या है जी कि हमने इसमें वो बताना है जो इनडायरेक्ट नहीं है, कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट नहीं है। इसमें देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है। सेल टैक्स के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है पहले जो फर्म पे लगाया जाता है और फर्म के बाद जो है वो प्राइस में आगे शामिल कर देते हैं। अब इसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट है। इसमें वाहिद ये इनकम टैक्स है जो कि डायरेक्ट है, तो हमारा ये ऑप्शन बनेगा। अब ये समझाना है आपको कि पहले वाले कैसे जो हैं वो तीन। देखिए, ये टैक्स जो है ये एक्साइज ड्यूटी ये वो शख्स नहीं पे कर रहा होता जिस पे लगाया जाता है, क्योंकि जिस पे लगाया जाता है वो इस प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो ये भी इनडायरेक्ट है। अब सेल टैक्स ये शॉपकीपर पे लगे, प्रोडक्शन यूनिट पे लगे, कारखानादार पे लगे, ये भी प्राइस में ऐड करके कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट हो जाता है। कस्टम ड्यूटी ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, लेकिन जो शख्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा होता है वो ये टैक्स पे करता है और फिर वही ये टैक्स की अमाउंट जो है वो आगे कंज्यूमर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो लिहाजा ये भी इनडायरेक्ट हो जाता है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। इनकम टैक्स वो टैक्स है कि जो जिस शख्स पे लगाया जाता है ये उसका बर्डन किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया कर सकता, उसे खुद ही ये अदा करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वन इज़ नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कौन सा इनडायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे सवाल आपका कैसे होगा कि कौन सा टैक्स बिल वास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है हमने बताना है कि इनडायरेक्ट नहीं है। सवाल पहले भी आपको ये बात समझाइए बेटे कि सवाल का जवाब लिखते हुए आपने जल्दी नहीं करनी। आपने बाज़ औक़ात हम मिलते जुलते उसको पढ़ते हैं तो फिर हम समझते हैं कि शायद इसका ये जवाब हो सकता है, लेकिन अब बाद में हमें पता चलता है तो हमारा जो है हमारा नुकसान हो सकता है। तो सवाल है विच इज़ नॉट इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट नहीं है वो बताना है। तो ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है और ये भी इनडायरेक्ट है।
इनडायरेक्ट का आपको बता दिया है कि जो एक वास्ते से ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डायरेक्ट जो है जिस शख्स पे लगाएंगे वो इससे अदा करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो लगाया किसी और पे जाता है लेकिन उससे पे कोई और कर रहा होता है। तो ये एक्साइज भी इनडायरेक्ट है, सेल टैक्स भी इनडायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट है। इनकम टैक्स यानी आमदनी टैक्स इसमें वो वाहिद ऑप्शन है जो कि इनडायरेक्ट नहीं है। तो ये बेटे देखें कि आपको पहले भी समझाया है, ये भी 2016 का पेपर है, ये भी 2016 के उस ग्रुप में आया हुआ है। अब आप ये देखें कि इसमें आप देखें कि इसके ऑप्शन और इसके ऑप्शन तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में और बात पूछी गई है, इसमें और बात पूछी गई है। इसी फ़र्क के साथ इसी को आपने बड़ी एहतियात के साथ पढ़ना है। सब देखें आप कि इसमें कुछ और पूछा गया है लेकिन चारों ऑप्शन यही हैं, बस थोड़ा सा इनका जो है ना वो अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें कोई और बात पूछी गई है, इसके ऑप्शन भी यही हैं। तो इसलिए ज़रूरी है बेटा कि आप जब भी पेपर तैयार करें इंतहाई तवज्जो के साथ, बहुत ही जो है उसको पढ़ के समझ के उसके बाद आपने, और ये जितनी भी आपने कोशिश करनी है ये आपने पेपर की तैयारी के दौरान करनी है, ताकि जब इतनी आपकी मशक होनी चाहिए, इतना आपका जो है वो ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए, मुताला होना चाहिए कि जैसे ही आप MCQs पढ़ें आपको फ़ौरन समझ में आ जाए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और इसके जो आपको ऑप्शन 4 बताए गए हैं उनमें से दुरुस्त जवाब कौन सा बनता है। तो इंशाअल्लाह हमारा जो अगला सेशन होगा उसमें हम इसके को 1-2 MCQs बच गए हैं वो करेंगे और उसके बाद हम शॉर्ट की बात करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।